gamers to beta testing. The winner will receive $100,000. पृथ्वी पर साल 2051 का समय, जहां अब तक बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि वर्चुअल रियलिटी और रियल लाइफ दोनों में कोई फर्क ही नहीं बचता। सो क्या होगा जब एक बड़ी कंपनी 8 रैंडम गेमर्स को एक स्पेशल पोस्ट एपोलिप्टिक गेम खेलने बुलाती है, जिसमें जीतने वाले प्लेयर को पूरे $1,00,000 मिलेंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सिर्फ एक गेम से कहीं ज्यादा निकलेगा। तो जबरदस्त मिस्ट्री से भरी आज की नई साइंस फिक्शन मूवी द कॉल अप को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2051 से होती है, जहां आज एक बड़ी गेमिंग कंपनी ने दुनिया भर के सबसे टॉप 8 ऑनलाइन गेमर्स को बुलाया है ताकि वे अपने बनाए आज तक के सबसे महंगे एक नए वर्चुअल रियलिटी गेम की टेस्टिंग कर सके। और इन 8 गेमर्स में से जो भी आज का गेम जीतेगा उसे कंपनी की ओर से पूरे $1,00,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। सो इतनी बड़ी इनामी राशि के लिए सभी एक्साइटेड थे। अब उन्हें एक फैंसी बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर बुलाया जाता है, जहां के सभी 8 गेमर्स का एक एक कर रजिस्ट्रेशन किया गया। हालांकि अजीब बात कि उनकी मदद के लिए उन्हें अब तक पूरी बिल्डिंग में एक भी इंसान नहीं दिखा, लेकिन फिर भी वे इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए इस गेम के लिए अपना मोशन कैप्चर कॉस्ट्यूम पहनने लगते हैं। अब एक गेमर एडम, जो कि थोड़ा ओवरवेट था, उसका बाकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि पता नहीं ये सूट उसे आएगा भी या नहीं। इसके अलावा इस टीम में एंड्रे नाम का एक सोल्जर भी है, जो कि मिलिट्री से रिटायरमेंट के बाद गेमर बन गया। अब सभी के सूट्स के साथ रेडी होने के बाद उन्हें दूसरे रूम में बुलाया जाता है, जहां की उनकी पूरी बॉडी को स्कैन कर उन्हें उनके यूजर नेम्स और उनके नए इक्विपमेंट्स बांटे गए। ये इक्विपमेंट काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं और एक हेलमेट उन्हें सीधा वर्चुअल रियलिटी में ले जाएगा। इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस पूरी तरह से रियल रहे, इसके लिए कुछ वायर्स उनके ब्रेन और उनकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट हो गई। आज तक कभी किसी गेमर ने इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी थी। तो सभी एक्साइटेड होकर अपने अपने गियर्स पहनने लगते हैं। लेकिन जब एक गेमर जाहिद अपने यूजर नेम से नाखुश होकर ये गेम खेलने से मना कर देता है, तो अब सरप्राइजिंगली वो बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि बिल्डिंग के सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए थे। हालांकि बाकी गेमर्स उसे मना ही लेते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो तो बस इस गेम को एंजॉय करे। अब जाहिद के मानने के बाद एक आवाज उन्हें अनाउंस करती है कि वे सभी अपना अपना हेलमेट बंद कर ले। उनके रियल गेम से पहले एक ट्रेनिंग सेशन किया जाएगा। अब हेलमेट्स के बंद करते ही हॉरर सिमुलेशन शुरू हो गई। जिस फ्लोर पर वे मौजूद थे वो एक रियलिस्टिक पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में तब्दील हो गया और उनके सूट्स मिलिट्री यूनिफॉर्म में बदल गए, यानी कि उन्हें इसी पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में इस गेम के लेवल्स को क्लियर करना होगा। हर कोई इतना ज्यादा रियलिस्टिक व्यूज को देख बहुत खुश होता है, क्योंकि दुनिया की अब तक की कोई भी गेम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। सारी ही चीजें सिमुलेशन होने के बावजूद अल्ट्रा रियलिस्टिक लगती हैं। अब वे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनका मेन सार्जेंट आता है, जो कि उन्हें उनके इस गेम के रूल्स और टारगेट समझाएगा। वे रियलाइज करते हैं कि ये तो एक एनपीसी है और हेलमेट्स के उतारने पर उनके रूम में कोई नहीं था। सो अब वे फिर से हेलमेट पहन सार्जेंट के पीछे जाने लगते हैं, जहां उन्हें उनके अलग अलग वेपन्स मिले। ये वेपन्स असल में रियल लाइफ में सिर्फ फेक प्रोप्स थे। सो अब गेम में उन्हें उनके वेपन्स को यूज करना सिखाया जाता है। यहाँ भी इन वेपन्स को चलाना और उसका इफेक्ट सब कुछ रियल लाइफ जैसा है। यहाँ सार्जेंट एक मेंबर पर गोली मारकर दिखाता भी है कि एक बार गोली लगने से उनकी पहली शील्ड हट जाएगी, यानी कि उनकी एक लाइफ खत्म। इसके अलावा अगर वे दोबारा घायल भी हो जाएं, तो उनमें से हर एक को एक एक स्पेशल सीरम दिया जाएगा और ये इंजेक्शन लगते ही उनके घावों को हील कर देगा। लेकिन अगर इसके बाद भी तीसरी बार उन्हें गोली जा लगी तो फिर उनकी जान चली जाएगी और वे एलिमिनेट हो जाएंगे। सार्जेंट अब उन्हें उनका मेन मिशन बताता है। ऐसे 25 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा डेंजरस गैंग मेंबर से भरी हुई है, तो उन्हें एक एक फ्लोर पर उन्हें मारते हुए सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचना है। यानी कि ये गेम टोटल 25 लेवल्स का होगा और जो भी कोई विनर पहले फ्लोर तक जिंदा पहुंचा उसे कंपनी की ओर से पूरे $1,00,000 का कैश प्राइज मिलेगा। तो अब सार्जेंट के सारे रूल समझाते ही गेम शुरू हो चुका था। एंड्रे, जो कि पहले रियल लाइफ में मिलिट्री में रह चुका है, वो सबको लीड करते हुए पहले लेवल पर अंदर जाता है, जहां अंदर जाते ही एक गैंग मेंबर ने उन पर अटैक कर दिया
और जब बाकी मेंबर्स खुद को बचा ही रहे थे तो एंड्रे ने आगे बढ़कर उस मेंबर को शूट कर दिया। लेवल 25 पर सिर्फ ये एक ही मेंबर था, यानी कि उनका पहला लेवल पूरा हो गया। लेकिन सारे पॉइंट सिर्फ एंड्रे को मिले, यानी कि वो अभी टॉप पर है। अब वे नीचे 24वें फ्लोर पर आते हुए नोटिस भी करते हैं कि और ज्यादा नीचे जाने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन लगाई गई है, ताकि कोई बिना किसी लेवल को पूरा करे और ज्यादा नीचे न जा सके। अब टीम को 24वीं लेवल पर और ज्यादा एडवांस्ड वेपन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ और ज्यादा खतरा होगा। सो एंड्रे के उन्हें समझाने पर कि वे इन वेपन्स को यूज कैसे करें, सभी अब इस लेवल पर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और मेंबर मार्को ने एक और एनिमी को मार दिया और अब बाकी मेंबर्स को देख सब में कॉन्फिडेंस आ चुका था। सो वे भी अब कवर लेते हुए एक एक कर इस लेवल के सभी एनिमीज को मारने लगते हैं। वही एडम तो लगातार अपनी बुलेट्स को वेस्ट किए जा रहा था। सो एंड्रे उसके आगे आकर उसकी मदद करने लगता है। हालांकि इसी बीच एक गोली लगने से एंड्रे की वेस्ट खत्म हो गई, यानी कि उसकी एक लाइफ चली गई। तो वहीं टाइलर नाम की एक लड़की इन सबसे बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि गेम के अंदर सब कुछ इतना रियल लगेगा। वो बाकी मेंबर्स को अपनी रियलिटी बताने लगती है। कैसे असल में उसे तो इस गेम का इनविटेशन आया ही नहीं था। वहीं वो तो कोई बड़ी गेमर भी नहीं है, बल्कि इस गेम का इनविटेशन उसकी दोस्त को मिला। मगर जब टाइलर ने उस इनविटेशन को देखा कि इस गेम की प्राइस मनी $1,00,000 है, तो उसने इस इनविटेशन के बारे में अपनी दोस्त को कभी बताया ही नहीं और वो खुद उसकी जगह पर आ गई। लेकिन अब ऐसे गेम्स की आदत न होने से उसे बहुत अजीब लग रहा है, वो भी तब जब वो अपनी दोस्त से धोखा कर उसकी जगह यहाँ पर आई है। सो अब शैली नाम की एक और दूसरी प्लेयर उसे संभालने लगती है कि कोई बात नहीं, अब अगर वो यहाँ पर आ ही गई है तो वो इसे पूरा करके जाए। लेकिन जब खुद शैली की बारी आई तो वो भी गोली नहीं चला पाती और अब शैली को बचाने के चक्कर में कार्ल की वेस्ट चली गई। वहीं वो एनिमी कार्ल को मारने आगे बढ़ता है तो इस बार शैली ने उसे शूट कर दिया। कार्ल और शैली जल्दी से हेलमेट निकालते हैं, क्योंकि कार्ल के अनुसार गेम में गोली लगने के बावजूद उसे रियल लाइफ में सेम वैसा ही दर्द हो रहा है। तो अब वापिस से गेम में आने के बाद एंड्रिया उसे उसका इंजेक्शन दे देता है, जिससे कि उसके घाव तभी भर गए। सो अब इस लेवल के सभी एनिमीज के मरने के बाद कार्ल रियल लाइफ में आकर बहुत परेशान था। वो सबको समझाता है कि ये सिर्फ कोई गेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सच में ही गोली लगने जितना दर्द हुआ था और वो आगे इस जैसी दर्द को सह नहीं पाएगा। कार्ल आगे कहता है कि शायद से इस गेम को किन्हीं अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, इसलिए ही वे सिर्फ अपने मजे के लिए उन्हें दर्द दे रहे हैं। अब ये सुनकर तो जाहिद समेत और भी प्लेयर्स हेलमेट निकालने लगते हैं ताकि इस गेम को यहीं क्विट कर सके, लेकिन उनमें से अब किसी का भी हेलमेट नहीं निकलता। वहीं जाहिद अब एंड्रिया पर ही आरोप लगाने लगता है कि क्या ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एंड्रिया मिलिट्री से था और कहीं वो ही तो उन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। हालांकि एंड्रिया को तो इन सब के बारे में खुद कुछ पता नहीं था। सो वो गुस्से में बाथरूम में आ जाता है, लेकिन अब तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस लेवल के कुछ और एनिमीज अभी भी जिंदा थे और एक एनिमी बाथरूम में आकर जब एंड्रिया ने अपना हेलमेट पहना ही था कि वो उसे गोली मार देता है। वहीं उसने अपना खुद का सीरम तो पहले ही कार्ल में इंजेक्ट कर दिया था, यानी कि अब उसके पास वो सीरम भी नहीं है और अब वो खुद को हील नहीं कर पाएगा। वहीं बाहर भी अब तक जब उन्हें बाथरूम से आवाज आई कि हेलमेट पहनते ही एक और मेंबर एडवर्ड को गोली जा लगती है, सभी अब जल्दी से बचने के लिए हेलमेट पहनकर इधर उधर कवर लेने लगते हैं। तो वहीं टाइलर डरकर नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर लेवल कंप्लीट न होने से वो ऐसा भी नहीं कर सकती। वहीं अब अंदर सभी मेंबर्स फिर से प्लान बनाने लगते हैं कि वे इन बचे हुए एनिमीज को जान से कैसे मारे। यहाँ घायल एडवर्ड ने खुद में वो सीरम इंजेक्ट कर खुद को हील कर लिया था, मगर बाथरूम में एंड्रिया के पास कुछ था ही नहीं। तो वो तड़पते हुए एक सीरम के लिए बाहर जाने लगता है। तो वहीं बाहर अब तक एडम सभी एनिमीज पर बॉम्ब फेंक उन्हें मार ही देता है और उनके मरने के साथ ये लेवल भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद अब उन्हें एंड्रिया की दर्द में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब तक वे उस तक पहुंच पाते तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी और एंड्रिया अब गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी मारा गया। अब बाकी मेंबर्स जल्दी से एंड्रिया को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शैली की लाख कोशिशों के बावजूद अब एंड्रिया में जान ही नहीं बची थी। और ये देखकर तो हर कोई हैरान रह जाता है कि इस गेम में मरने वाला कोई भी प्लेयर रियल लाइफ में भी मारा जाएगा।
ये जानने के बाद तो अब कोई भी गेमर ये गेम खेलना ही नहीं चाहता। वे ये भी समझ गए कि जो हेलमेट और सूट उनके ब्रेन से जुड़ा है वही उन्हें रियल लाइफ में मार देता है। तो सभी फिर से उसे उतारने की कोशिश करते हैं, मगर पिछली बार की तरह इस बार भी कोई उसे उतार नहीं पाता। इस गेम की ये असलियत उन्हें किसी ने पहले से नहीं बताई थी कि वे सच में मरने लगेंगे। अब जाहिद गुस्से में अपने हेलमेट को तोड़ने के लिए अपने साथी कार्ल को उसे लोहे से मारने को कहता है, लेकिन बावजूद उसके ये हेलमेट बहुत मजबूत निकला और वो नहीं टूटता। तो वहीं अब तक उन्हें गेम में आने के लिए दोबारा से अनाउंसमेंट होने लगी और अंदर सार्जेंट अब आकर जाहिद को जोर जोर से मारने लगता है, क्योंकि उसने पहले हेलमेट को डैमेज करने की कोशिश की थी और ऐसा करके उसने इस गेम के एक रूल को तोड़ दिया। वो कहता भी है कि उनके पास गेम में आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना तो ये हेलमेट उन्हें वैसे भी मार देगा और उन्हें जल्दी करनी होगी। तो अब इस बार वे संभल कर आगे बढ़ने लगते हैं और उन्होंने आगे आने वाले कई सारे लेवल्स बिना किसी खास नुकसान के पार कर लिए, क्योंकि इस बार उन्हें पहले से पता था कि उनकी एक लापरवाही की जान ले लेगी। यहाँ इस गेम में हर एक लेवल पर अलग खतरा होता। जहाँ इस लेवल पर एक गैस छोड़ी गई थी, यानी कि वे फायर आर्म्स और गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें सबको चाकू से ही मारना पड़ता है। अब इस वायलेंस को देख टाइलर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जहाँ आने वाले और भी लेवल्स उन्होंने क्लियर तो कर लिए, मगर अब तक ज्यादातर टीम की पहली लाइफ यानी कि उनकी वेस्ट जा चुकी थी। जहां अगले आने वाले लेवल में कार्ल और एडम को गोली भी लग जाती है, तो बाकी टीम उन्हें अपने अपने सीरम देने लगती है ताकि उनकी जान न जाए। अब इतनी देर तक लेवल्स पूरे करने पर टीम को कुछ देर का रेस्ट दिया जाता है, जिसमें कि उन्होंने देखा कि अब रियल लाइफ में अब तक शाम हो चली थी, लेकिन अब चूंकि वे मिरर से बाहर देख सकते हैं, तो अब वे इस गेम को क्विट करने के लिए बाहर से मदद बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वे शीशे नहीं टूटते। वहीं जाहिद सबसे आगे कोशिश कर रहा था, तो अब सार्जेंट फिर से आकर जाहिद पर और ज्यादा जोर से मारने लगता है। इसी बीच जाहिद के उसे दूर भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसका एक पैर भी टूट गया। यहाँ जाने से पहले सार्जेंट आखिरी वार्निंग भी देता है कि अगर फिर से किसी ने भागने की कोशिश की तो इस बार वो उस प्लेयर को जान से मार देगा। अब बाकी टीम जाहिद को ट्रीट करते हुए नोटिस करती है कि उसका पैर गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी टूट गया। सो अब तो वे उसमें सीरम भी इंजेक्ट नहीं कर सकते और न ही वो उनके साथ अगले लेवल्स पर चल सकता है। इसके अलावा उनके पास अगले लेवल पर जाने का ऑर्डर आ चुका था। तो जाहिद कहता है कि वे उसे इसी टेबल के नीचे छिपाकर अगले लेवल पर चले जाएं। लेकिन अब बाकी प्लेयर्स के नीचे जाते ही अब बहुत ज्यादा खून बहने से जाहिद की मौत हो गई। तो वहीं अगले लेवल पर जाते ही टीम पर भी सरप्राइज अटैक हो जाता है। सभी मेंबर्स इधर उधर कवर लेने लगे और टाइलर सीधी भागकर एक बाथरूम में जा छिपती है। अब बाकी टीम काफी शूटिंग के बाद सभी एनिमीज को मार ही देती है। तो वहीं घायल मार्को को शैली अपना सीरम देकर उसे हील कर देती है, लेकिन अब उन्हें टाइलर कहीं दिखाई नहीं देती। तो वे उसे ढूंढने लगते हैं, जबकि बाथरूम में एक आखिरी एनिमी टाइलर को ही ढूंढ रहा था। लेकिन इस बार टाइलर हिम्मत दिखाते हुए खुद से पहले ही उस एनिमी पर वार कर उसे मार ही देती है और अब तो उसमें भी अपनी जान बचाने का कॉन्फिडेंस आ चुका था। वहीं अब इस लेवल के खत्म होने पर एडवर्ड सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक में सभी डिस्कस भी करते हैं कैसे जितने भी 8 मेंबर्स वे इस गेम में आए थे उनमें सरप्राइजिंगली एक खास सिमिलैरिटी है कि उनमें से किसी की भी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए ही शायद से उन्हें चुना गया होगा, क्योंकि अगर वे यहाँ मारे भी गए तो उनका कोई फैमिली मेंबर ना होने से उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। वही अब उन्हें बस आखिरी 9 लेवल्स ही क्लियर करने हैं। लेकिन अब यहाँ 9वें लेवल पर आते ही उनका सार्जेंट उन्हें रिवील करता है कि यहाँ से आगे के लेवल्स और टफ होने वाले हैं। यहाँ उसने एक एनिमी को पकड़ रखा था और सार्जेंट के अनुसार उनके एनिमीज ने इस बिल्डिंग में एक बम लगा दिया है। सो उन्हें जल्दी से इस आदमी से पूछताछ कर उस बम को डिफ्यूज करना होगा, वरना वे सभी मारे जाएंगे। सो अब एडवर्ड और बाकी सब उस एनिमी को बिजली के झटके देकर बम का कोड पूछने लगते हैं ताकि उसे बंद कर सके। और काफी देर बाद उस आदमी ने उन्हें फाइनली एक वर्ड बता ही दिया और एडम ने बिना वक्त गवाए उस वर्ड को उसके लैपटॉप में डाल दिया। जहाँ ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने गलती से उस बम को ही एक्टिवेट कर दिया था और वो बम अब इस बिल्डिंग के बेसमेंट में पूरे 30 मिनट के बाद फट जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें आगे आने वाले 8 लेवल्स अगले 30 मिनट में पूरे करने होंगे और फिर उस बम को डिफ्यूज करना होगा, वरना उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब एक मेंबर मार्को गुस्से में एडम पर अटैक भी करने जाता है,
क्योंकि उस गधे ने बिना कुछ सोचे ही उस एनिमी का वर्ड लैपटॉप में डाल दिया और उसी की वजह से ये टाइमर शुरू हो गया। सो कार्ल और टाइलर अब बीच में आकर एडम को बचाते हैं, क्योंकि एडम को भी इसके बारे में कैसे ही पता चलता कि अब तक उनका सर्जेंट उन्हें एक एलिवेटर में जाने को कहता है। ये एलिवेटर एक शॉर्टकट है जो कि उन्हें एक साथ कई लेवल्स नीचे ले जाएगा। लेकिन अब जब वे कुछ नीचे जा ही रहे थे कि वो एलिवेटर अपने आप ही बंद हो गया। मार्को अब किसी तरह से अपनी ताकत लगाकर गेट्स खोलने लगता है ताकि पूरी टीम बाहर निकल सके। अब यहाँ पर बाकी चारों मेंबर्स तो बाहर निकल गए, लेकिन मार्को जानबूझकर एडम को नहीं निकलने देता, क्योंकि उसी की वजह से ये बॉम्ब का टाइमर शुरू हुआ था। और वे दोनों अब एक और फ्लोर नीचे जाते हुए सीधे तीसरे फ्लोर पर जा पहुँचे। हालांकि उनकी बाकी टीम तो ऊपर वाले चौथे फ्लोर पर थी। तो अब दोनों अकेले ही संभलते हुए आगे जाने लगते हैं। वे आगे बढ़कर देखते भी हैं कि यहाँ की हालत बहुत खराब थे। सो वो एडम को जबरदस्ती आगे जाने को कहता है ताकि वो खुद बचा रहे। हालांकि एडम की अब तक गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मार्को खुद आगे नहीं जाना चाहता। उसे पता था कि सिर्फ वे दोनों इतने सारे एनिमीज को मार नहीं पाएंगे। सो वो अब एक खास प्लान बनाकर एडम को मरने के लिए चारा बनाकर आगे भेज देता है। और जैसा कि उसने सोचा था, आगे वाले एनिमीज एडम को मार देते हैं और फिर मार्को ने मौका पाकर उन्हें मार दिया। यहाँ मार्को ने एडम को किसी शील्ड की तरह इस्तेमाल करके उसे मरवा दिया और इसी के साथ उसका ये लेवल पूरा हो चुका था। तो वहीं ऊपर चौथे फ्लोर पर बाकी के 4 मेंबर्स नए वेपन्स को इकट्ठा कर आगे बढ़ने लगते हैं कि इसी बीच उनके एनिमीज के एक स्मोक ग्रेनेड के उनकी ओर फेंकने पर कार्ल को दौड़ाने लगता है। और यहाँ से वो शैली को रिवील भी करता है कि कैसे कुछ साल पहले उसके घर में आग लगने से उसकी पत्नी मारी गई थी, जबकि वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए तब से ही उसे धुएं को देख दौड़ाने लगता है। लेकिन अब शैली उसे समझाकर कि उन्हें बस 3 ही लेवल्स और पार करने हैं, फिर वे अपने अपने घर जा सकेंगे। अब वे आगे बढ़ने लगते हैं। वे चारों अब अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर अपने एनिमीज को मारते हुए पहले फ्लोर तक आ जाते हैं। हालांकि अब तक उनकी गोलियां खत्म होने लगी थी। वहीं इसके अलावा जब टाइलर को यहाँ एक सीरम भी मिला तो मार्को, जिसने पहले खुद के लिए एडम को मरवा दिया था, वो अब टाइलर को वो सीरम उसे सौंपने को कहता है ताकि अगर उसे आगे गोली भी लगे तो वो खुद बच सके। और मार्को ने यहाँ इस बार सीरम के लिए टाइलर को भी गोली मार दी और उसे जान से मार डाला। वहीं कार्ल जब उसे देखने भी आता है तो मार्को ने उसे झूठ बोल दिया कि उसने तो टाइलर को आगे जाते देखा था। हालांकि कार्ल को टाइलर की बॉडी मिल ही गई, जिसने कि मरने से पहले मार्को का यूजर नेम लिख दिया था, जिससे कि कार्ल सब समझ जाता है। और वो अब गुस्से में हेलमेट निकालकर रियल लाइफ में मार्को पर अटैक कर देता है, जो उसने सिर्फ एक सीरम के लिए टाइलर की जान ली। हालांकि मार्को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो खुद को छुड़ाकर अब कार्ल पर ही अटैक करने लगता है। यहाँ वो कार्ल पर भारी पड़ते हुए उसे गोली मारने वाला था कि तभी गेम में सार्जेंट आ गया। दरअसल मार्को ने यहाँ पर इस गेम का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया, ये रूल कि वो अपने ही किसी साथी को मार नहीं सकते। और सार्जेंट अब आखिरकार मार्को को जान से मार देता है। यानी कि अब सिर्फ 3 ही प्लेयर्स जिंदा बचे हैं, शैली, कार्ल और एडवर्ड। सो तीनों आखिरी लेवल पर जाने लगते हैं, जहाँ की उनके पास अब उस बॉम्ब के फटने में सिर्फ 7 ही मिनट बचे हैं। यानी कि उन्हें 7 मिनट से पहले ये आखिरी लेवल क्लियर कर उस बॉम्ब को बंद करना होगा। सो अब तीनों जल्दी से इस आखिरी लेवल पर उस बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं। वे बड़ी चालाकी से अपने एनिमीज को एक एक कर मारते जा रहे थे और उन्हें फाइनली थोड़ी ही दूरी पर वो बॉम्ब दिखाई भी दे गया। सो अब प्लान बनाकर 2 मेंबर्स अपने एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जहां तीसरे साथी कार्ल ने छुपकर बॉम्ब फेंक दिया और उनके सारे एनिमीज मारे गए। तीनों यहाँ से जल्दी से बॉम्ब की ओर बढ़ते हैं कि तभी वैन में छिपा एक और एनिमी, जिसका किसी को नहीं पता था, वो अचानक से उन पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ एक गोली कार्ल को जा लगी, जबकि शैली और एडवर्ड अपना कवर ले लेते हैं। अब कार्ल के पास ही इकलौता इंजेक्शन बचा था, तो वो इसे लगाकर खुद को बचा सकता है कि तभी उनकी नजर उस टाइमर पर गई, जहाँ की उनके पास उस बॉम्ब के फटने में अब सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। तो शैली के निकलते ही अब वो शूटर उसे भी गोली मार देता है। अब कार्ल, जिसे कि पहले से गोली लगी थी, वो और ज्यादा गोलियां खाते हुए शैली के पास गया। यहाँ वो अपना आखिरी इंजेक्शन, जो कि उसके पास बचा था, अब वो खुद के बजाय उसे शैली को लगा देता है। वो कहता भी है कि वो बेशक से अपनी पत्नी को ना बचा पाया हो,
मगर शैली को बचाकर उसका जीने का उद्देश्य पूरा हो गया और शैली को उसके लिए इस गेम को जीतकर जिंदा वापस लौटना होगा। वहीं अब तक एडवर्ड ने उठकर एक बंदूका से उस आखिरी एनिमी को भी उड़ा ही दिया और वो बिल्कुल आखिरी सेकंड पर बम को बंद कर ही देता है और इसी के साथ ये पूरा गेम कंप्लीट हो गया। सार्जेंट अब सामने से आकर गेम के खत्म होने की कंफर्मेशन देता है और अब सरप्राइजिंगली एडवर्ड को पहले से पता था कि सार्जेंट क्या कहेगा, यानी कि उसे पहले से सब पता था कि इस गेम में क्या होने वाला है। दरअसल एडवर्ड ही इस कंपनी का मेन ओनर निकला। अब गेम के खत्म होते ही कुछ गार्ड्स आकर पहले शैली को बेहोश कर देते हैं, जो कि गेम क्लियर कर चुकी थी और वे गार्ड्स अब पूरी बिल्डिंग में बाकी बॉडीज को साफ करने लगते हैं। यहाँ कंपनी के सर्वर से इस गेम और उसके प्लेयर से जुड़ा सारा डेटा डिलीट किया जाने लगता है ताकि किसी को भी बाहर कभी पता न चले कि यहाँ हुआ क्या था। अब सुबह होने पर फाइनली शैली की आंख खुलती है। एडवर्ड जो कि अब एक महंगे सूट में था वो रिवील करता है कि कैसे उनकी कंपनी ऐसे ही अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम खिलाकर और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग में बैट्स लगाकर बहुत से पैसे कमाती है। ऐसे गेम्स जिनमें सच में प्लेयर्स की जान जाती हो, उन्हें देखने और उसमें पैसा लगाने का रोमांच अलग ही होता है। इसलिए ही वे ऐसे गेमर्स को इन्विटेशन देते हैं जिनका कोई फैमिली मेंबर ना हो और उनकी मौत का किसी को फर्क ही ना पड़े, ना ही उनकी कंपनी किसी लीगल पचड़ी में फंसे। एडवर्ड अब शैली को फाइनली $1 लाख से भरा बैग देकर कहता है कि चूंकि वो इस गेम की आखिरी जीवित मेंबर है तो वो इस इनाम को लेकर जीवन भर एंजॉय कर सकेगी। हालांकि शैली उसे धमकी भी देती है कि वो उनकी पुलिस को कंप्लेन कर देगी, लेकिन एडवर्ड के अनुसार शैली की कभी कोई बात नहीं सुनेगा क्योंकि उन्होंने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है और वे इससे पहले ऐसे ही और भी गेम्स कई बार करवा चुके हैं। लेकिन शैली अभी भी पीछे नहीं हटी और जब एडवर्ड का एक और गार्ड उसे दोबारा बेहोश करने आया तो मौका देखकर शैली ने उसे ही वो इंजेक्शन लगा दिया। फिर वो उसकी गन लेकर सारी लाइट्स को तोड़ने लगती है ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। यहाँ अब तक ये गेम खेलकर उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हो चुके थे और वही गेम का एक्सपीरियंस अब उसकी रियल लाइफ में काम आ रहा था। सो अब एडवर्ड के भेजे सभी गार्ड्स को शैली एक एक कर जान से मार देती है। यहाँ आखिर में एडवर्ड शैली से अपनी जान की भीख भी मांगता है कि वो उसे और ज्यादा पैसे दे देगा, लेकिन शैली अब एक नहीं सुनती और वो उसके सिर में गोली मार पैसों के बैग को यहीं फेंककर अकेली निकल जाती है। उसने पैसों से ऊपर इंसानियत को रखा। हालांकि फिर भी इस कंपनी के बाकी लोग तो ऐसे गेम्स करवाते ही रहेंगे और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये साईफाई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही साईफाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।